Hello everyone, myself Dr. M. A. Ansari. Welcome back to our YouTube channel Intelligence Career Institute. बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये क्लास 9th और 10th का कोर्स आपके बोर्ड के लेवल से और आपको ओलंपियाड के लेवल से, NTSC के लेवल से इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। बच्चों, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आइए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर होगा हमारा बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, जिस तरीके से इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या समझना है, हमें सबसे पहले यहां पर यह चीज क्लियर करनी है कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं केमिकल रिएक्शन। हेडिंग होगी बच्चों केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। बच्चों, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, मैं आपको कंप्लीट नोट्स बनवाऊंगा, एक एक लेटर आपका बोर्ड पर लिखवाऊंगा। तो इसीलिए आपको कंप्लीट नोट्स बनाना है। ये नोट्स आपका, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि आपके बोर्ड लेवल से होगा, आपको बोर्ड में काम देगा। और ये NTSC ओलंपियाड वगैरह अगर ऐसे एग्जाम आप देते हैं तो उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी इन नोट्स से, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं बच्चों। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, सिंपल वे में हम आपको बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन हम उसको कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, एक सब्सटेंट का फॉर्मेशन करें, या दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें। लेकिन ये जो कंबाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक या एक से ज्यादा ही कंबाइन करेंगे, एक भी कंबाइन कर सकता है, दो भी कंबाइन कर सकते हैं और तीन भी कंबाइन कर सकते हैं, है ना। जो चीजें कंबाइन करती हैं, कंबाइन करने के बाद जो चीज बनती है, आपको पता है, जो चीजें कंबाइन करती हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और कंबाइन करने के बाद जो चीज बनती है उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रिएक्टेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड में होता है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फर्क क्या होता है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फर्क होता है कि जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। क्या मतलब हुआ? आपने समझा कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ। न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन विद न्यू प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज थी वो किसकी नहीं होंगी, अब प्रोडक्ट की नहीं होंगी। तो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन विद न्यू प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जल्दी से हम लोग इस बात को नोट डाउन करेंगे। द प्रोसेस इन विच the process in which new substances are formed with new properties, is called chemical reaction, क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल रिएक्शन। तो आपने समझा कि क्या हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन विद न्यू प्रॉपर्टीज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आइए अब हम केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल को देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन का क्या एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं। तो बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल की। नीचे एग्जांपल लिखेंगे आप, H2 प्लस O2 gives H2O, है ना। अभी हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे रिएक्शन को, कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आपकी ये जो रिएक्शन लिखी है बच्चों, बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी है। अगर हम आपसे बात करें कि बैलेंसिंग रिएक्शन इसकी क्या होगी, तो इसकी बैलेंस रिएक्शन होगी 2H2 प्लस O2 गिव्स ऑफ 2H2O, है ना। ये हम बैलेंस करना अभी आगे सीखेंगे। हम पहले आपको जो आपको बोर्ड में करके आना है, स्टेप वाइज बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। और जब स्टेप वाइज बैलेंसिंग आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, उस मेथड को आप लोग अच्छे तरीके से सीख लेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताऊंगा जिससे आप एक लाइन में किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस
मैनेज कर सकते हैं, वो भी मेथड आपको बताया जाएगा। आगे हम लोग उन सब की बातें करेंगे। तो बच्चों यहां पर ये जो 2H2 प्लस O2 है, ये दोनों कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपका H2O है। तो ये बेटा हमारे क्या होंगे, ये होंगे रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स। एरो के राइट हैंड साइड में जो चीजें हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अच्छा हमें एक बात बताओ बच्चों, क्या ये रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज की तरह होंगी, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी? नहीं, यही तो हमने अभी पढ़ा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें जो प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज की सिमिलर नहीं होंगी। इतनी बात क्लियर हुई सबको? तो इस चीज से हमने समझा। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में LHS का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, राइट हैंड साइड में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। बहुत आसानी से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को रिपोर्ट कैसे किया जाता है ना? तो आइए हम लोग बात करते हैं। इसकी हेडिंग होगी हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन को रिपोर्ट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास बच्चों सिर्फ 4 चीजें होती हैं। एक चीज तो होती है चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और हम लोग बात कर सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट की बात कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट हुए हमारे पास, टोटल पॉइंट हुए 4। कौन कौन से? चेंज इन स्टेट एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट हो सकता है चेंज इन कलर, तीसरी बात हुई चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और फोर्थ पॉइंट हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है ना? अगर किसी भी रिएक्शन में स्टेट में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर कलर में चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। और अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस है, मतलब वहां पर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये 4 चीजें हमारे पास होती हैं, 4 पॉइंट होते हैं। इनसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो नीचे एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, नीचे एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अबव 4, above ओहो above 4 points, above 4 points are identification of a chemical reaction, identification of a chemical reaction। ये 4 पॉइंट हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, है ना बच्चों? ये बात थी हमारी केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। जैसा कि चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन, तो हमने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बातें क्लियर की। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग होगी बच्चों हमारी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन,
केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है। केमिकल इक्वेशन कोई दूसरी चीज नहीं होती है। अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन को जान चुके हैं तो केमिकल इक्वेशन जानना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोग बिल्कुल एकदम इशारे में समझिए, केमिकल इक्वेशन कोई नई चीज नहीं है। क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल में आप ये समझ सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो लिखेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical reaction, the representation of a chemical reaction, the representation of a chemical reaction is called chemical equation। केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन आपने सीखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आपने बोला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। लेकिन अब हम किस किस तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन ही बोलेंगे। लेकिन किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारे पास रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन मैनर, जिसको हम लोग वर्ड इक्वेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, वर्ड इक्वेशन मैनर। दूसरा होता है हमारा क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कौन सा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग लिखेंगे इसके कितने रास्ते हैं हमारे पास, कितने तरीके हैं, तो हम लिखेंगे टू वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं। पहले तरीके की बात हम लोग करते हैं, जो सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है। तो पहला तरीका हमारे पास होगा क्या बच्चों, वर्ड इक्वेशन मैनर, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम लोग वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन मैनर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और जो हमारे प्रोडक्ट होंगे उनको हम लोग वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट हैं आपके, आपने सीख ली है ये बात। ये दोनों मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने ये बात बच्चों वर्ड्स में लिखी है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन को हमने वर्ड इक्वेशन मैनर में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया है। तो इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन मैनर, और ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या ये बात आपको क्लियर नहीं हुई, क्लियर हो गई ना। चले, दूसरा मेथड क्या होता है बच्चों हमारे पास, दूसरा मेथड होता है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कुछ होता नहीं बेटा, ये जो हमारे पास में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इनके सिंबल्स का यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे इनको हम लोग सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर देखते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम। तो हम मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर लें Mg, प्लस ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका सिंबल यूज कर लिया O2। ये बना दिया इसने क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोले तो MgO। क्या, MgO। तो ये हो गई आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अभी हम बच्चों बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये रिएक्शन अनबैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है, बैलेंसिंग की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। बैलेंसिंग की बात हम लोग आगे करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। तो आपने अब ये सीखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, कब हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, कब हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या ये सबको क्लियर है, जल्दी से बोले, सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है। अच्छा ये बताइए, क्या हम आपको ये बताएं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं
वो क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमने आपको सिंपल में बता दिया था, जो भी चीजें, जो भी सब्सटेंसेस हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं, वो रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो चीजें हमारी रिएक्शन के बाद बनती हैं और राइट हैंड साइड में लिखी होती हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। यहीं पर हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो दोनों हमारे हैं, ये क्या है बच्चों? ये दोनों के दोनों हमारे रिएक्टेंट में आएंगे। किसमें आएंगे? रिएक्टेंट्स होंगे, ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगे। और अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। क्या इतनी बातें सब बच्चों को क्लियर हो गई अच्छे तरीके से? सबको क्लियर है? चले, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, है ना। चले नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जो हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया, तो इसके बाद हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, और बैलेंसिंग के लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड पहले सीखेंगे, उसमें स्टेप वाइज बैलेंसिंग को सीखेंगे। और उसके बाद बच्चों मैं आपको इतना छोटा सा तरीका बताने वाला हूं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। किसी भी रिएक्शन को एक लाइन में बैलेंस करना आप लोग सीख जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उस रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बच्चों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले एक बात याद रखिए, जो क्लास 9th में आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिमाग में रखना है, तभी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, क्या कहता है? द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तभी तो हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। हम लोग ये बोलते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मास होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बढ़ सकता है ना ही घट सकता है ना। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मुझे पता है कि आप लोग क्लास 9th में अच्छे तरीके से इसको पढ़े हैं और आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने ये हमको बताया कि जो हमारे रिएक्टेंट का मास होगा, अगर उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट्स का होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ना। हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन केमिकल इक्वेशन है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बात क्लियर हुई? अगर रिएक्टेंट्स का मास किसके बराबर हो जाए? प्रोडक्ट्स के मास के बराबर हो जाए, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। चलिए अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। यहां पर बच्चों हम लोग सिंपल से 6 स्टेप पढ़ेंगे। 6 स्टेप में हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, है ना। जो रिएक्शन हमको दी जाती है, एक रिएक्शन हम लेंगे एग्जांपल के तौर पर और उसकी स्टेप वाइज बैलेंसिंग आपको सिखाएंगे। एक एक बात को हम लोग सीखते जाएंगे और वही चीज उस रिएक्शन में अप्लाई करते जाएंगे। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए तो बताइएगा। और ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। एग्जाम्पल हम आपके लिए एनसीईआरटी का ही ले रहे हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं, है ना। चलिए तो सबसे पहले स्टेप वाइज बैलेंसिंग की बात करते हैं। स्टेप वाइज बैलेंसिंग, स्टेप वाइज बैलेंसिंग, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहां पर होगा बेटा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 में जो भी हमारे पास में केमिकल इक्वेशन लिखी हुई होगी, जो कि अनबैलेंस होगी, डेफिनेटली अनबैलेंस होगी, तभी तो हम उसको बैलेंस करने के लिए चले हैं ना बेटा, है ना। तो जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप वाइज बैलेंसिंग है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं यहां पर। क्या हम लोग पहले स्टेप में जो भी हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिए हैं, उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे? उनके चारों तरफ हम लोग गोला बनाएंगे। गोला बना लें या हम लोग क्या बना लें, उसमें कोई एक चीज सोच लेंगे कि हम जितने भी बॉक्सेस बनाए हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर, उन बॉक्सेस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है हमको। क्या चेंज करना है? वो सब कुछ चेंज जो भी होगा वो बाहर होगा।
इन शॉर्ट हम लोग ये समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम बॉक्सेस को ड्रॉ करेंगे और साथ में ये कसम खाएंगे कि इन बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं और आपको एग्जांपल में अप्लाई करके बताते हैं। फर्स्ट स्टेप में बोला हमने राइट अ केमिकल इक्वेशन, राइट अ केमिकल इक्वेशन, राइट अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन and draw the boxes, draw the boxes and draw the boxes around each formula, around each formula, around each formula and do not change, and do not change in the box या in the boxes, और उन बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है ना। एंड डू नॉट चेंज इन द बॉक्सेस, उन बॉक्सेस में कुछ भी चेंज नहीं करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको रिएक्शन दी गई है Fe+H2O और कहा गया है कि ये मिल करके बना रहा है Fe3O4 प्लस H2 प्लस क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। बच्चों एक बात और याद रखिएगा, एक नाम यूज किया जाता है स्केलेटल रिएक्शन या स्केलेटल इक्वेशन। तो ये स्केलेटल रिएक्शन या स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, तो जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिसको हमें बैलेंस करना होता है उसी को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन या स्केलेटल रिएक्शन या स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। बात क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन हमको दी गई है ये अनबैलेंस है और ये कैसी है, अनबैलेंस है, तो हम इसको स्केलेटल इक्वेशन बोल सकते हैं। चलें अब हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। इसमें बच्चों ड्रा कर लिया हमने, मान लो बॉक्सेस को ड्रा कर लिया इस तरीके से, और हमें यह भी पता है कि इन बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज करेंगे हम इनके फ्रंट पर लिख करके चेंज करेंगे, है ना। चले अब स्टेप नंबर 2, स्टेप टू में बेटा क्या करते हैं, दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में हम लोग काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड, है ना। क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। तो लिखेंगे जल्दी से, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में हम नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। चले तो दूसरे वाले स्टेप को हम लोग कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए कि इसकी एक हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, है ना। तो एक टेबल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए कि यहां पर हमने लिख दिया एलिमेंट, दिख रहा है बेटा इससे, एलिमेंट। दूसरे में हमने लिख दिया नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, और यहां लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में कितना नंबर ऑफ एटम है ना। इस तरीके से हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, है ना। चले अब इस टेबल में हम लोग मान लो यहां पर एक और कॉलम बना लिया हमने सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर का। तो फर्स्ट सबसे पहले बेटा हम एलिमेंट लेते हैं आयरन को। किसको ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं यहां पर आयरन का, है ना। तो आयरन जो है बेटा वो कहां है, आयरन कितना है हमारा, रिएक्टेंट साइड में जल्दी से बताएं कितना है, 1 है सिर्फ। प्रोडक्ट साइड में बताएं जल्दी से कितना है, ये देखिए 3 लिखा है, तो रिएक्टेंट साइड में 1 था, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है। अच्छा बताओ, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे बच्चों ले लेते हैं आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां कितना है बेटा, 2 है, सॉरी हाइड्रोजन लेते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लियर। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पर ले लेते हैं बेटा ऑक्सीजन जो बचा। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन ले लिया हमने, ऑक्सीजन यहां पर बच्चों 1 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 यहां पर कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स।
नंबर ऑफ एटम्स की काउंटिंग कर ली हमने, है ना। चले अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। बेटा बहुत लंबा लग रहा है लेकिन इतना लंबा होता नहीं है, ये बहुत आसान सा है। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर, है ना, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा उस एलिमेंट को इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब वो आपका रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है। तो पॉइंट क्या मिलेगा हमें, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, number of atoms of element which is present in, which is maximum in number, which is maximum in number, जो कि नंबर में क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको हम लोग सबसे पहले इक्वलाइज करेंगे। तो चलिए भाई इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है हमारे पास, रिएक्शन इस तरीके से थी, Fe प्लस H2O गिव्स क्या, Fe3O4 प्लस H2। जल्दी से बेटा यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए जल्दी से, सबसे ज्यादा नंबर में कौन था बेटा, कौन था सबसे बड़ा नंबर कौन है, ऑक्सीजन है भाई। वो चाहे रिएक्टेंट साइड में हो चाहे प्रोडक्ट साइड में हो, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये 4 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, तो हम इसको बैलेंस करते हैं, है ना। ऑक्सीजन है आपका 4, तो इधर 4 करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर 4 लगाना है। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, बहुत आराम से आपने बैलेंस किया। तो ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करें स्टेप नंबर 4 की। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे बेटा, स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम आगे की बात करेंगे, जो बाकी के एटम बचे हुए हैं उनको बैलेंस करेंगे, है ना। बैलेंस other atoms, try to equalize other atoms, try to equalize other atoms in a chemical equation, चलिए बाकी के बचे हुए एटम्स को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से हैं, Fe, पहले तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2, है ना। चले अब बताइए बेटा, यहां पर आयरन कितना है, 3 है, और यहां पर आयरन कितना लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा है। तो क्या यहां 3 कर दें हम, बैलेंस हो गया, है ना। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर चुके थे, 4 ऑक्सीजन यहां भी है, 4 ऑक्सीजन यहां भी है। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, नहीं। यहां पर देखें तो 4 2 8 हाइड्रोजन है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन लिखे, तो यहां क्या कर दें, 4H2 कर दें, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से हमारे जितने भी एटम्स थे वो एटम्स क्या हो गए बच्चों, बैलेंस्ड हो गए, सारे के सारे एटम्स क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। क्लियर है। स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, फिजिकल स्टेट्स को ऐड करेंगे। तो पॉइंट होगा हमारा, राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या करेंगे, हम फिजिकल स्टेट्स को ऐड करेंगे। अब फिजिकल स्टेट्स को हम लोग पूरा तो लिखते नहीं है, तो हम आपको एक साइड में बता देते हैं। अगर बेटा ये सॉलिड फेज में पाया जा रहा है कोई, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में इस तरीके से सॉलिड लिख देंगे, है ना। अगर गैस फेज में कोई पाया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में इस तरीके से G लिख देंगे, है ना। अगर कोई लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में इस तरीके से स्मॉल l लिख देंगे, है ना। अगर एक्वस स्टेट में कोई पाया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में स्मॉल में AQ लिख देंगे, है ना, AQ लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम स्टेप नंबर 5 इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें। तो ये मिलेगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2।
जल्दी से बताएं हमें कि इनमें अगर हम फिजिकल स्टेट्स को ऐड करते हैं तो क्या क्या हम ऐड करेंगे। बताओ, क्या आयरन सॉलिड होता है? आयरन सॉलिड होता है तो एस लिख दिया। H2O बच्चों तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, लेकिन यहां पर जो H2O की स्टेट होगी वो गैसियस फॉर्म में लिया गया है तो गैसियस लिखेंगे। स्टीम को पास किया जाता है तो यहां पर जी लिखेंगे। याद रखना पड़ेगा आपको, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा और ये आपका गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये 5वां स्टेप सिंपल सा आप लोगों ने कंप्लीट किया। आइए अब देखते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन है हमारे पास, इसमें हमें स्टेप नंबर 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की कोई भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और स्पेसिफिक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, उसको अबव एंड बिलो द एरो लिख सकते हैं। या तो हम एरो के ऊपर लिखें या तो हम एरो के नीचे उसको ऐड कर देते हैं। तो यहां पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि ये रिएक्शन किसी स्पेसिफिक टेंपरेचर पर होती हो या स्पेसिफिक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती हो, इसीलिए ये स्टेप इस रिएक्शन में मायने नहीं रखता है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन हम लोग लिख देते हैं स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, राइट नेसेसरी कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट अबव और बिलो द एरो। तो बच्चों ये थी स्टेप वाइज बैलेंसिंग, और स्टेप वाइज बैलेंसिंग आप लोगों ने सीखी कि किसी भी रिएक्शन को हम स्टेप वाइज किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इसमें कई सारे स्टेप्स थे, आपको बैलेंस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही शॉर्ट मेथड से एक लाइन में किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलने वाली है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।